हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट करा था। आज हम जेनेटिक्स का पूरे चैप्टर का जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे चैप्टर्स की कवर करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? बेसिकली हमको ये देखना है कि जेनेटिक्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो जेनेटिक बेसिकली इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको आप बोल सकते हो कि जेनेटिक्स क्या है, जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ोगे। अब बात ये आ जाती है कि मैम इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आपने रिप्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का लेक्चर नहीं देखा है, तो आप ये लेक्चर्स तो देख के आओ पहले, उसके बाद आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ने से पहले ही, जेनेटिक्स पढ़ने से पहले उसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जेनेटिक एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स हम में आ रहे हैं, तो वो किस तरह से हम में आ रहे हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स from one organism to the another is basically called as inheritance, and in genetics we will study about the inheritance। तो हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक मटेरियल जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स में दो चीजें आती हैं कि जेनेटिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है। क्यों आती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको वेरिएशन शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरफ से आपको वेरिएशंस भी शो करेगा, दूसरी तरफ ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जो है ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होने वाला सीक्वेंस चलता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होगा, तभी तो उसमें वेरिएशंस आते हैं। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इन स्टडीइंग इनहेरिटेंस अ नंबर ऑफ टर्म्स आर यूज्ड। सबसे पहले हम जेनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में रिपीट होंगे, उन टर्म्स को हम पहले डिस्कस कर लेंगे जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट? ट्रेट क्या है या मेंडेलियन ट्रेट क्या है? ट्रेट सेम एज कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल हुज इनहेरिटेंस इज स्टडीड। यानी कि ट्रेट क्या है? ट्रेट एक तरह का कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या हो गया? जैसे कि सपोज करो आई कलर, तो आई कलर क्या है? आई कलर एक कैरेक्टर है, और उसी को आप क्या बोल रहे हो? आई कलर एक ट्रेट है। लेकिन हर ट्रेट के क्या नाम है? दो एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि आई कलर एक ट्रेट हुआ, एक सिंगल कैरेक्टर है। अब इस सिंगल कैरेक्टर से क्या नाम है? बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि आई कलर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो ट्रेट क्या है? ट्रेट बेसिकली कैरेक्टर को शो करेगा। कैसे कैरेक्टर को? जैसे आप कहो कि हाँ हेयर कलर, हेयर का कलर क्या होगा, हेयर का टाइप क्या होगा, स्ट्रेट बाल होंगे कि कर्ली हेयर्स होंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर कैरेक्टर। यानी कि जो आप सिंगल हेडिंग बोल रहे हो, हेयर कलर, हेयर शेप बोल सकते हो, हेयर स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या वेराइटी बोल सकते हो, या आई कलर बोल रहे हो, तो दिस आई कलर, हेयर कलर, ऑल दीज आर कैरेक्टर्स। ये क्या है? कैरेक्टर्स है। अब ये कैरेक्टर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि हेयर कलर में आपका क्या आ गया? ब्लैक ब्राउन, यूजुअली जो डोमिनेंट होता है, ज्यादातर देखा जाता है। आई कलर में ब्लैक और ब्राउन ज्यादातर देखा जाता है, बाकी कुछ ब्लू और ग्रीन भी होते हैं, बट वो बहुत क्या है? रेसेसिव है। नेक्स्ट है, देखो एग्जाम्पल दिया है जैसे कि हाइट ऑफ पी प्लांट। हाइट ऑफ पी प्लांट क्या है बेटा? हाइट ऑफ पी प्लांट ट्रेट है। यानी कि हाइट ऑफ पी प्लांट को आप कह सकते हो कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर है हाइट ऑफ पी प्लांट। और टॉलनेस और डॉर्फनेस क्या है? इसके दो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि हाइट, हमने एक कैरेक्टर ले लिया भैया कि हाँ हाइट हमारा जो है कैरेक्टर है। अब ये जो हाइट हमारा कैरेक्टर है, इसके एक्सप्रेशंस क्या है? यानी कि हाइट अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करेगा? तो एक टॉलनेस के फॉर्म में और एक डॉर्फनेस के फॉर्म में। अगर कोई टॉल है तो हम क्या कहेंगे? हाँ ये इसकी हाइट कैसी है? लंबी हाइट है। एक को हम क्या कहेंगे? छोटी हाइट है। ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? लंबी हाइट या छोटी हाइट। मीडियम हाइट के बारे में हम जल्दी बात नहीं करते। तो बेसिकली हाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके दो एक्सप्रेशन है। उन एक्सप्रेशन का नाम क्या है? टॉलनेस और डॉर्फनेस। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट आप देखोगे जीन। नाउ व्हाट इज जीन? जिसने भी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का लेक्चर देखा होगा उसको ये पता होगा कि जीन बेसिकली क्या है। क्रोमोसोम हमारा किससे बना है? क्रोमोसोम हमारा बना है डीएनए और प्रोटीन से। जीन बेसिकली डीएनए का सेगमेंट है। जीन क्या है? डीएनए का सेगमेंट है जो सीक्वेंस करता है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। सपोज करो अगर यही कैरेक्टर हाइट के लिए जाना है तो हाइट को कैरेक्टर को लेके कौन जाएगा? जीन लेके जाएगा। कहां प्रेजेंट होगा? ये जीन में प्रेजेंट होगा। अब जीन कहां प्रेजेंट होगा? डीएनए के एक सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होगा? जीन प्रेजेंट
प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली यही बता रहा है जीन और मेंडेलियन फैक्टर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर अ गिवन कैरेक्टर, यानी कि जीन इज अ बेसिक यूनिट। ये जो हमारा ये जो आप नोट्स देख रहे हो उसे आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप में जाकर फर्दर रिवीजन के लिए। तो बोल रहे हैं द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर अ गिवन कैरेक्टर, इट इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए located in the chromosome, it is passed on from parent to the offspring, it was named factor by Mendel। यानी कि here it is saying कि जीन जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। जीन कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए के एक सेगमेंट में प्रेजेंट है। जीन क्या है? यूनिट है। कैसी यूनिट है? कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाने की। क्या ट्रांसफर होता है? जीन ही तो ट्रांसफर होता है ना। डीएनए की हेल्प से क्या जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन? जीन ट्रांसफर होता है, जीन जाता है। तो यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं कि जीन क्या होता है। जीन किसके लिए जाएगा? हाइट के लिए जाएगा, स्किन कलर के लिए जाएगा, आई के लिए जाएगा और एक्सेट्रा, आई कलर के लिए जाएगा। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिड? एक टर्म आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब किसी को पता है? क्रॉसिंग। हाइब्रिड जब भी हम पढ़ते हैं तो हाइब्रिड में क्या आती है? क्रॉसिंग आती है। जैसे कि देखो हाइब्रिड आप कह सकते हो कि मेल के गैमीट्स आई, फीमेल के गैमीट्स आई, दोनों में क्रॉसिंग हुई, मिक्सिंग हुई और उसके बाद एक नया इंडिविजुअल बना। तो ये इंडिविजुअल जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वो हाइब्रिड बन रहा है। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि कुछ मिक्सिंग पेरेंट्स, कुछ मिक्सिंग जो है फादर से आई, कुछ मटेरियल जो है मदर से आया। गैमीट्स का क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम्स चेंज हुए, क्रॉस करे और इससे क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल को आप कह सकते हो एक्सचेंज हुआ या जेनेटिक मटेरियल में मिक्सिंग हुई और उससे एक नया इंडिविजुअल तैयार हुआ। तो बेसिकली दिस इज हाइब्रिड। लेकिन हाइब्रिड टर्म को हम बेसिकली एसेक्सुअल या प्लांट के केसेस में ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये समझ लोगे तो आप कहीं भी जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो आपके मन में आया ट्रेट, तो आपको नहीं पता ट्रेट क्या है, लेकिन यहां से आपको पता चल गया। अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? हाइब्रिड। अ हाइब्रिड इज एन इंडिविजुअल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग द टू होमोजाइगस इंडिविजुअल व्हिच आर जेनेटिकली डिफरेंट। यानी कि जेनेटिकली कैसे है? डिफरेंट है, जेनेटिकली डिफरेंट है। उनके बीच में जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो जो नई चीज बनेगी दैट इज हाइब्रिड। यानी कि सपोज करो आपने एक प्लांट लिया, आपने दो प्लांट लिए, ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। प्लांट ए और प्लांट बी एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है, यानी कि बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हमने इनको क्या कर दिया, साथ में लाया और जो इनसे नया प्रोडक्ट बना दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड प्रोडक्ट। जो हमारा हाइब्रिड प्रोडक्ट बना तो उसमें कुछ पार्ट्स, कुछ कैरेक्टर्स जो है प्लांट ए के भी होंगे और कुछ कैरेक्टर्स जो है प्लांट बी के भी होंगे। तो दोनों की मिक्सिंग से जो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। इसके एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं। F plants formed by crossing tall and dwarf pea plant, यानी कि अगर हम tall और dwarf pea plant का जब मिक्सिंग कराएंगे तो हमें जो प्लांट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे उसके बारे में दिया है। ना व्हाट इज डोमिनेंट? डोमिनेंट क्या है ये देखिए। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट मतलब क्या है? रेसेसिव मतलब क्या है? डोमिनेंट का मतलब होता है, जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तो किसी भी चीज को सपोज करो आपको बताना है, आपने एक कैरेक्टर हाइट ले लिया, उसमें आपको बताना है कि ये टॉल है, एक ऑर्गेनिज्म टॉल है और एक आपको बताना है डॉर्फ है। तो जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो टॉल में हम कैपिटल टी यूज करते हैं और डॉर्फ के केस में हम स्मॉल टी यूज करते हैं। ये कंडीशन तो आप समझ गए होंगे कि ये टॉल के लिए है, ये कंडीशन डॉर्फ के लिए है। लेकिन सपोज करो ऐसे लिखा है, एक कैपिटल एक स्मॉल, व्हाट डज इट इंडिकेट? यानी कि इसका मतलब क्या है? ये क्या बता रहा है? ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पर आप बोल सकते हो कि ये भी टॉल है। ये क्या है? टॉल है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम ये टॉल क्यों है? इसमें तो स्मॉल टी भी है, स्मॉल टी तो डॉर्फ के लिए है, तो हम इसको टॉल क्यों माने? इसलिए क्योंकि जो एक सिंगल कैपिटल टी है ना, ये कैपेबल है इस टी के कैरेक्टर को छुपाने के लिए। तो कह सकते हो कि कैपिटल टी इतना शक्तिशाली है कि स्मॉल टी का कैरेक्टर को शो ही नहीं होने दे रहा। तो कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। कैसा है? डोमिनेंट। कैसे समझ सकते हो? घर में अगर आप छोटे भाई बहन हो और आपका कोई अगर बड़ा भाई बहन है तो अगर आप अपना सजेशन दे रहे हो तो आपके सजेशन को क्या किया जाता है? नहीं माना जाता। बड़े भाई बहन के सजेशन को क्या कर जाता है? ज्यादा सुना जाता है। तो आपका सजेशन आपके बड़े भाई बहन ने क्या करा? छुपा दिया, इनडायरेक्टली एक तरह से छुपा दिया। उसी तरह कैपिटल टी ने स्मॉल टी को क्या करा? इसके कैरेक्टर को छुपा दिया। तो कैपिटल टी बेसिकली क्या हुआ? डोमिनेंट। डोमिनेंट यानी कि जैसे आपका बड़ा भाई बहन आपके घर में क्या हुआ? डोमिनेट, आपको डोमिनेट करेगा। उसी तरह कैपिटल टी क्या हुआ? डोमिनेंट कैरेक्टर। नाउ रेसेसिव कैरेक्टर क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसका आप रेसेसिव कैरेक्टर को कैसे समझ सकते हो कि रेसेसिव माने जिसका कैरेक्टर शो नहीं हो पा रहा है प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस में इसका कैरेक्टर शो नहीं हो पा रहा। आप समझ लो कि आप और आपके बहन हो साथ में, ठीक है, आपकी दीदी मम्मी को कोई सजेशन दी, आपने भी कोई सजेशन दिया,
तो अगर आपकी दीदी वहां पे प्रेजेंट है तो आपके सजेशन को इतना नहीं सुना जाएगा, लेकिन इन केस अगर आप अकेले हो तो आपके सजेशन को तब सुना जाएगा, कोई नहीं है आप ही हो तो आपके सजेशन को क्या करा जाएगा, सुना जाएगा। तो रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को तभी शो कर सकता है जब वो दोनों रेसेसिव फॉर्म में हो, किसमें हो, दोनों रेसेसिव। अगर एक भी यहाँ पे कैपिटल टी आ गया जब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी बात नहीं सुनी जाएगी, डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को शो करेगा। तो अगर हम इसको रीड कर दें एक बार, a gene is called dominant when it can express itself in heterozygous condition. Also, it suppresses the expression of recessive allele. Now, what is the meaning of allele? ये जो हम ऐसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, तो ये जो एक दूसरे ये टी और इस टी को ही हम एलील बोलते हैं, एलीली मत बोलना इसको हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो बता रहे हैं जीन टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस, यानी कि टी क्या है, डोमिनेंट है। तो इसको भाई बहन वाले एग्जांपल्स याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, डेफिनेशन से याद रखोगे तो भूलने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप, और उसके बाद आता है फिनोटाइप। तो इसको भी बहुत अच्छे और बहुत मजेदार एग्जांपल से हम समझेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए जीनोटाइप में बेसिकली आप ये बोल सकते हो, 1 सेकेंड, हेलो हेलो, तो जीनोटाइप में आप बेसिकली बोल सकते हो कि जैसे कि सपोज करो, इधर वाली स्लाइड में ही देखते हैं हम लोग, देखो एक ये टी और ये टी लिखा है, ठीक है, और एक हमने लिख दिया टॉल, क्या लिख दिया, टॉल, और एक तरफ हमने लिख दिया डॉर्फ, क्या लिख दिया, डॉर्फ। तो जब आपको ये दिखाई दे रहा है ना कैपिटल टी इधर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है कि हम एक नई स्लाइड ले लें, चलो हम नेक्स्ट पे बता दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो जिससे। ये देखो इधर हमने लिखा है ऐसे टी और टी, ठीक है, और इधर हमने लिखा है टॉल, क्या लिखा है, टॉल, यहां पर हमने लिखा है टी और टी, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, टॉल, क्या होता है, टॉल। तो जब भी आप क्या नाम है इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, यानी कि जो भी आप अभी बनाओगे आगे F1 जनरेशन बनाओगे, F2 जनरेशन बनाओगे, जब भी आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे कि हाँ भाई 3 टीटी बने हैं, 1 टीटी बना है, जब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो ये कंडीशन कहलाती है जीनोटिपिक कंडीशन। कैसी कंडीशन कहलाती है, जीनोटिपिक, या इसको जीनोटाइप बोलते हो। और फिनोटाइप, पीएच, फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, पीएच से ही फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, पीएच से ही फिनोटाइप स्टार्ट हो रहा है। फिनोटाइप का मतलब है कि आपको पता चल गया डायरेक्टली कि है क्या, आपको इससे मतलब नहीं है कि ये दिखता कैसा होगा या इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, आपको बस इतना मतलब है कि हाँ ये कैपिटल टी, और कैपिटल टी को भी हमें टॉल कहना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी को भी हमको क्या कहना है, टॉल कहना है, राइट। तो कैपिटल टी भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है। ऑल्दो ये दोनों सेम है, क्या इन दोनों में कोई अंतर है, क्या ऐसा है कि ये सुंदर टॉल है और ये बेकार टॉल है, नहीं, दोनों ही टॉल है। लेकिन अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, उसमें प्योर कंडीशन है, यानी कि वो कंडीशन है होमोजाइगस, ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस, यानी कि इसमें डिफरेंट चीजें प्रेजेंट है। ऑल्दो ये कैरेक्टर सेम ही शो कर रहा है, टॉल, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन जो है ये सेम शो कर रहा है, टॉल। तो जीनोटाइप में आप क्या पढ़ते हो, जेनेटिक मेकअप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जेनेटिक मेकअप। वेयर एज फिनोटाइप में आप जेनेटिक एक्सप्रेशन जो है नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप अपीयरेंस पढ़ते हो। तो अगर आप इसको रीड करोगे तो इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ कैरेक्टर इंडिविजुअल विद सेम जीनोटाइप हैविंग द सेम फिनोटाइप। टॉल पी प्लांट्स का जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। फिनोटाइप का अगर एग्जाम्पल देखोगे, इट इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन, आउटवर्ड यानी कि हमें मतलब नहीं है भाई कि जीनोटाइप कैसा दिखता है, हमको ये मतलब है कि जीनोटाइप हमें जो मतलब है कि वो मतलब है कि जीनोटाइप कैसा भी दिखता हो, हमें टॉल पता चल रहा है, डॉर्फ पता चल रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमें नहीं पता सामने वाले का नेचर कैसा है, हमें नहीं पता, हमारे साथ अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा है ना। सामने वाला अगर आपको कह रहा है भाई उससे बात मत कर, ये जो है अच्छा इंसान नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे, भाई मुझे उसके जेनेटिक मेकअप यानी कि मुझे उसकी पर्सनालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरे सामने उसकी पर्सनालिटी जैसी भी है वो मेरे लिए अच्छी पर्सनालिटी शो कर रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा हुआ, मुझे उसके पास्ट से या उसकी पर्सनालिटी से पर्सनल मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही कुछ हुआ ना कि टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि वो टॉल है, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है टॉल एंड डॉर्फ कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट आर टू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ हाइट ऑफ अ पी प्लांट। यही सेम चीज बता रहा है कि टॉल और डॉर्फ क्या है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस हैं,
कैरेक्टर हाइट के। नाउ व्हाट इज एलील? एलील आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। एलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है। दे डिटरमाइन द सेम कैरेक्टर बट टू अ डिफरेंट डिग्री। एलील्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन बोथ द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, नॉर्मली वन फॉर्म। चुप गया ये। बेसिकली एलील, जैसे सपोज करो ये टी और ये टी है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? एलील हो गए। क्या हो गए? एलील। यानी कि अभी आपने पढ़ा कि एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का क्या है? ट्रेट है, ट्रेट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के दो एक्सप्रेशन है। जीन क्या है? डीएनए के सेगमेंट में जीन है जो कि कैरेक्टर के लिए कोडिंग करता है, सीक्वेंस है उसमें, एक वही ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। एलील क्या है? उसी जो जीन जा रहे हैं उसी के जो कॉपीज हैं, एक तरह से कह सकते हो, वही आपके क्या हुए? एलील हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो क्या है, ये जो एलील था ना उसी का एग्जाम्पल है। जीन टी इज फॉर टॉलनेस एंड इट्स एलील टी इज फॉर डॉर्फनेस। यानी कि ये टी और ये टी एक दूसरे के क्या हो गए? एलील। हम लोग क्या कहते हैं एक दूसरे को? भाई भाई। इधर हम क्या कहेंगे? भाई भाई नहीं चलेगा, बायो है ये, एलील चलेगा। क्या चलेगा? एलील। ना होमोजाइगस कंडीशन, बहुत सिंपल। ये कंडीशन है तो होमोजाइगस, ये कंडीशन है तो हेटेरोजाइगस। से डिफरेंट एलील दिख रहे हैं तो हेटेरोजाइगस बोल देना, सेम एलील दिख रहे हैं तो क्या बोलोगे? होमोजाइगस बोलोगे। नेक्स्ट देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। टॉल प्लांट्स विद जीनोटाइप टीटी एंड डॉर्फ प्लांट विद जीनोटाइप टीटी। वही सेम चीज जो हमने बताई, वही चीज डेफिनेशन में लिखी है कि अगर आपके एग्जाम में थ्योरी पोर्शन आएगा तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके लिए आप इसको रीड कर सकते हो। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट देखिए, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस सबको समझ आ गया? एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेम कैरेक्टर होमो, होमो मतलब सेम, होमो भैया सेम है। होमो भैया कैसे हैं? सेम। होमो मतलब सेम। हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो इसको हमेशा याद कर लो, हर केस में ये काम आएगा। आगे जब अभी और चीजें पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। चलो नहीं तो ये इसी पे रुक जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हेमीजाइगस कंडीशन क्या होती है? होमो सुना था, हेटेरो सुना था, हेमी क्या है? When an individual possesses only one allele of a gene rather than the normal two. Normally कैसी एलील होती है? ऐसे होती है या ऐसे होती है, लेकिन इस केस में क्या है? Human males have only one copy of each gene on the single X chromosome. Sex linked inheritance बोल रहा है कि जब एक ही हो, एक ही कॉपी ना हो, जैसे बोल रहा है ह्यूमन मेल्स हैव ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन ऑन द सिंगल एक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन मेल्स हैव ओनली वन कॉपी ऑफ ईच जीन, यानी कि ईच जीन की इनके पास कितनी कॉपी होती है? केवल और केवल एक कॉपी होती है। होनी कितनी चाहिए? दो, बट इनके पास कितनी कॉपी होती है? केवल और केवल कितनी कॉपी होती है? एक कॉपी होती है। तो ऐसी कंडीशन को आप बोल सकते हो कि हेमीजाइगस कंडीशन है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन जो है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, बट आप इसको भी एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आता है प्योर लाइन और प्योर ब्रीडिंग लाइन और ट्रू ब्रीडिंग। ये क्या होता है? द इंडिविजुअल्स दैट आर ऑल होमोजाइगस सो दैट देयर ऑफस्प्रिंग शो नो वेरिएशंस। यानी कि अगर ये होमोजाइगस है तो इसका मतलब क्या है? इनकी ऑफस्प्रिंग्स में कोई वेरिएशंस नहीं हो रहे। तो ये कंडीशन कैसी कहलाती है? प्योर ब्रीडिंग, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग। जैसे कि सपोज करो आपने एक प्लांट लिया टॉल, एक और प्लांट लिया टॉल, तो यहाँ कंडीशन टीटी है, यहाँ कंडीशन टीटी है, तो जो इनके बच्चे होंगे या इनके ऑफस्प्रिंग होंगे या एक नया प्लांट होगा वो भी कैसा होगा? टॉल ही हो जाएगा ना। कोई मिक्सिंग हो रही है क्या? नहीं। मिक्सिंग तो तब होगी जब आप एक टॉल ले लोगे और एक डॉर्फ ले लोगे, एक टॉल प्लांट ले लोगे, एक डॉर्फ प्लांट ले लोगे, तब चांसेस है कि टॉल भी बन सकते हैं और तभी चांसेस है कि डॉर्फ कंडीशन भी हो सकती है। यहाँ पर तो कोई चांसेस ही नहीं है। जब हमने प्लांट ही दोनों टॉल लिया है तो हमें रिजल्ट भी टॉल ही मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्योर लाइन, इसको प्योर लाइन या फिर प्योर ब्रीडिंग आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फिर आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ते हैं, फिर इस पे हम लोग भी वापस आएंगे। देखो, अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले इधर हम इसको कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, फिर वापस से हम उस स्लाइड पे जाके जो बचे हुए टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये रेड पेन तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना बोर्ड पे, आप लोग को विजिबल होगा ही आई थिंक। देखो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या अंतर है? मोनो मतलब एक, जैसे होमो मतलब
होमोजाइगस हेटेरो, हाँ होमो मतलब सेम, उसी तरह मोनो मतलब एक, हेटेरो मतलब अलग, तो उसी तरह डाई मतलब दो। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब बेसिकली क्या है, मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि एक कैरेक्टर की बात करेंगे हम यहाँ पे, किसके कैरेक्टर की बात करेंगे, वन कैरेक्टर, मोनो भैया यानी कि एक कैरेक्टर। यहाँ पे कितने कैरेक्टर की बात करोगे, दो कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर की बात करोगे, दो कैरेक्टर। तो मोनो में एक कैरेक्टर, डाई में कितने कैरेक्टर, दो कैरेक्टर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ी, इसका नाम क्यों आया। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया किसका, कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह जा रहे हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में, नहीं सॉरी, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जा रहे हैं, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में नहीं जा सकते, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जा रहे हैं। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसकी बेसिकली जो स्टडी करी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने करी। इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने पी प्लांट को लिया, यानी कि पी प्लांट जिसे मटर का पेड़ बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। तो इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा। अभी आप ये भी पढ़ोगे कि इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट करा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। जब इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए, ठीक, इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए कि हाँ भाई प्लांट पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर शेप, प्लांट हाइट, तो इन सब ऐसे करके इन्होंने 7 कैरेक्टर्स ले लिए। इन्होंने बोला कि चलो मैं इन कैरेक्टर्स पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे उसमें इन्होंने पनेट स्क्वायर बनाए, और पनेट स्क्वायर में इन्होंने 2 जनरेशन बनाई, एक बनाई F1 और एक बनाई F2। इसको फीलियल जनरेशन 1 और फीलियल जनरेशन 2 भी बोला जाता है। तो जब इन्होंने क्या नाम है एक्सपेरिमेंट करा, ये थोड़ा कहानी की तरह हम समझते हैं। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो जब इन्होंने एक कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने देखा इनकी F1 जनरेशन सारी सेम है। इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा। F1 जनरेशन में क्रॉस पॉलिनेशन करा, जैसे कि कैसे अभी हम समझाएंगे ये चीज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सपोज करो इन्होंने 2 कैरेक्टर, एक टॉल कैरेक्टर इधर लिया और एक कैरेक्टर इन्होंने इधर लिया, ये कैसा पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। जब इन्होंने ये पॉलिनेशन करा ना तो इनको दिखा कि F1 जनरेशन में जो सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ऐसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई मेरा काम तो था कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा दुनिया को, लेकिन यहाँ तो सारे कैरेक्टर सेम ही हो गए, यानी कि मुझे तो सारे टॉली प्लांट मिल गए, तो मेरा फायदा क्या हुआ एक्सपेरिमेंट इतना करने का, इतने साल की तपस्या तो मेरी खराब हो गई। तो इन्होंने फिर F2 जनरेशन किया, यानी कि इन्होंने कहा चलो ठीक है, जो रिजल्ट आया है मैं उसको सेल्फ पॉलिनेट कराता हूँ। सेल्फ पॉलिनेट कैसे कराया होगा, इसी टीटी में इन्होंने फिर से इस टीटी को इनटू कर दिया। तो यहाँ पर अब इन्होंने देखा कि जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। 3:1 का मतलब क्या है, 3 टॉल प्लांट आए और एक कैसा आया, डॉर्फ आया। तो इन्होंने कहा हाँ चलो यार मेरी जो तपस्या थी वो सफल हुई, मुझे कुछ अलग जो है नंबर ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं, कुछ डिफरेंशिएशन मुझे मिला। तो पहले हमने क्या समझा कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ जीन के बारे में, मतलब कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से बच्चों में जा रहा है इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी करा। पी प्लांट पे क्यों स्टडी करा ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। दूसरा फिर उन्होंने 2 नाम दिए, एक दिया मोनोहाइब्रिड, एक दिया डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर पे बात करेंगे, डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर की बात एक साथ करेंगे। तो जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में देखा कि सारे जो उनके प्लांट्स हैं वो सेम ही आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने सेल्फ पॉलिनेशन किया था, अब मैंने क्रॉस पॉलिनेशन किया था, अब मैं सेल्फ पॉलिनेशन करके देखता हूं। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा तो उन्हें रेशियो मिल गया, 3 प्लांट टॉल मिल गए और एक प्लांट कैसा मिल गया, डॉर्फ मिल गया। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। अब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उनका ये रिजल्ट सब में आने लगा 3:1, F2 जनरेशन सारी 3:1 आने लगी, तो उन्होंने कहा चलो मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करता हूं। डाई हाइब्रिड में क्या करूंगा, जैसे मैंने अभी केवल टॉलनेस लिया, यानी कि मैंने हाइट का कैरेक्टर लिया, अब मैं हाइट लूंगा और फ्लावर कलर लूंगा। इसी तरह मैं हाइट लूंगा, फ्लावर पोजीशन लूंगा, इसी तरह मैं फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर लूंगा। यानी कि अभी मोनोहाइब्रिड में वो एक कैरेक्टर को लेके चल रहे थे, डाई हाइब्रिड में वो 2 कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल was first to explain the mechanism of transmission of characters from parents to the offspring generation after generation. He is therefore considered to be the pioneer of modern genetics and is called the father of genetics. This is very important. Gregor John Mendel is called as the father of genetics. एकदम रट लेना, मतलब बहुत टाइम तक काम आएगा, हमेशा ही काम आएगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पे एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने, पी प्लांट पर। अब नेक्स्ट देखो, मेंडल कंडक्टेड हिज हिस्टोरिक हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, जिसका नाम मैंने आपको अभी बता दिया था, साइंटिफिक पाइसम सटाइवम। ये जगह हम लोग के पीडीएफ में है, अभी हम लोग यहाँ समझेंगे। नेक्स्ट आप एक टेबल एक बार देख लो पहले।
ये नहीं, ये देखो, ये टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में 7 कैरेक्टर्स हैं। 7 कैरेक्टर्स देखो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टर है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट के एक कैरेक्टर है, यानी कि एक ट्रेट है, इसके दो एक्सप्रेशन है, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। फ्लावर पोजीशन, या तो फ्लावर पोजीशन एक्सियल होगी। एक्सियल का मतलब समझते हो, एक्सियल का मतलब है जो मेन एक्सिस है वो ग्रो कर रही है और फ्लावर साइड में निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? साइड में। और टर्मिनल का मतलब क्या है? मेन एक्सिस ग्रो करना बंद कर दिया और फ्लावर यहीं पे निकल गया। ये वाली कंडीशन को बोलते हो एक्सियल, और इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हो? टर्मिनल। अभी हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना एक बार सिखा देंगे। मोनोहाइब्रिड बता देंगे, डाइहाइब्रिड आप कर लोगे खुद से। देखो, एक्सियल और ये कैसी है? टर्मिनल। तो फ्लावर पोजीशन एक ट्रेट है, फ्लावर पोजीशन एक कैरेक्टर है, इसके एक्सप्रेशंस कितने होंगे? 2। क्या होंगे? एक्सियल हो सकता है, टर्मिनल। फ्लावर कलर, डोमिनेंट कौन सा? अच्छा, जो इधर लिखे हैं वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब तो समझ गए हो कि अगर डोमिनेंट और रेसेसिव प्रेजेंट है तो शो कौन सा होगा? डोमिनेंट। पर्पल और व्हाइट प्रेजेंट है साथ में तो शो क्या होगा? पर्पल। तो ये क्या है? फ्लावर कलर है, और ये क्या है? पर्पल है, और ये क्या है? व्हाइट है। उसी तरह अगर इधर आ जाओ, पॉट शेप इधर क्या? इन्फ्लेटेड, और इधर क्या है? कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड यानी कि थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ। पॉड कलर इधर ग्रीन है डोमिनेंट, इधर येलो है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड यानी सारी खराब चीज रेसेसिव है। सीड कलर येलो डोमिनेंट और ग्रीन क्या है? रेसेसिव। सीड कलर और पॉड कलर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको याद रखना बच्चे, के हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और सीड कलर में येलो डोमिनेंट है। तो कैसे इसको याद कर लेना कि एक याद कर लो, दूसरे वाले को हमेशा ऑपोजिट कर देना। सीड कलर और पॉड कलर में, पॉड कलर हमारा आपका जो है डोमिनेंट, इसमें ग्रीन होगा, वेयर सीड कलर में येलो डोमिनेंट होगा। तो इस चीज को याद रखना। तो ये टेबल है, ये कैरेक्टर्स है, इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर मेंडल अपना क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, और इन्हीं के केसेस पर वो क्या बनाएंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बनाएंगे। तो अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं। देखिए, हम कौन सा क्रॉस बनाएंगे? सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाओगे तो इजी हो जाएगा। तो एक कैरेक्टर जो इन्होंने लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो इन्होंने लिया हाइट। इन्होंने कैरेक्टर कौन सा लिया? हाइट लिया। हाइट के कैरेक्टर के कितने एक्सप्रेशन होते हैं? बताओ जल्दी। 2 एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है टॉल और एक होता है डॉर्फ। टॉल के लिए क्या लिखते हो? कैपिटल टी, कैपिटल टी। डॉर्फ के लिए क्या लिखते हो? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब पनेट स्क्वायर इस तरह से बना लो। आपकी बुक्स में क्रिस क्रॉस मेथड भी बताते हैं, पनेट स्क्वायर थोड़ा ज्यादा इजी होता है। देखो, एक तरफ आप ये कैपिटल टी लिख दो, एक तरफ स्मॉल टी लिख दो। ठीक है, स्टेप वाइज समझो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखो, कैरेक्टर के 2 एक्सप्रेशन लिखो, उनका रिप्रेजेंटेशन लिखो, ऐसे बॉक्स बनाओ जिसमें कट्टम पुट्टम बचपन में खेलते थे। इधर कैपिटल टी लिखो, इधर स्मॉल टी लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। सबका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है जीनोटाइप, क्या लिखा जाता है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इनका सबका क्या है? सेम। कैसा है? सेम। जीनोटाइप में क्या लेते थे? ये जो एक्सप्रेशन है, जेनेटिक एक्सप्रेशन सबका कैसा है? सेम। तो क्या लिख दोगे? सेम ही है सबका जेनेटिक एक्सप्रेशन। दूसरी चीज, ये कौन सी जनरेशन बना रहे हो? F1। कौन सी जनरेशन बना रहे हो? ये F1 जनरेशन। पहले हमने अभी बताया था ना, उन्होंने F1 जनरेशन बनाई। जब सब सेम मिला तो उन्होंने कहा मेरी तपस्या खराब हुई, तो उन्होंने क्या करा? F2 जनरेशन बनाई। तो F1 जनरेशन में सब सेम आया फिनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप देखो क्या आया? फिनोटाइप, जब जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप भी सबका कैसा है? फिनोटाइप सबका टॉल है। कैसा है? टॉल। क्यों टॉल है भैया? डॉर्फ क्यों नहीं है तो स्मॉल टी भी प्रेजेंट ना। क्यों? डोमिनेशन। यहाँ क्या हो रहा है? डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? टॉल, इसलिए टॉल शो हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बनाएंगे F2 जनरेशन। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? F2 जनरेशन। कंफ्यूज मत हो ना, ये इसका पार्ट नहीं है क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का। अभी F2 जनरेशन में देखो क्या होगा। F2 जनरेशन में जो हमारा रिजल्ट आया वो आया TT इंटू TT। अब वहां पर हमने कराया था क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पर हम करा देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। वहां पर हमने क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हम करा देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो फिर से हम कट्टम बुट्टम वाला बॉक्स बनाएंगे। अब हम इधर देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल। कुछ गलत हो गया? हाँ, स्मॉल टी, ये इधर से स्मॉल टी आएगा। कैपिटल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो केवल हमने क्या बताया था, रिसेसिव अपने आप को तभी शो कर सकता है, आप अपनी बात को तभी मनवा सकते हो जब आप अकेले हो, आपका भाई बहन घर पे प्रेजेंट ना हो। तो ये तभी शो करेगा खुद को जब दोनों कैसे हो, रिसेसिव। तो यहाँ पर जो रेशियो आया जीनोटिपिक, यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो तो देखो देखने वाला रेशियो है। कैपिटल टी आया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और एक ये और ये आया। अब यहाँ देखो ये कितनी बार है, कैपिटल टी कितनी बार है, एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है, दो बार। और स्मॉल टी कितनी बार है, एक बार। तो जीनोटिपिक रेशियो ये है। लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो इसका है 3:1। 3:1 क्यों है, क्योंकि 3 टॉल है, 2+1 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। और क्या फिनोटिपिक को मतलब है कि उसका नेचर कैसा है, नहीं, उसको क्या मतलब है, मुझे क्या मिल रहा है, टॉल मिल रहा है कि डॉर्फ। तो क्या हुआ यहाँ पे, 3 कैरेक्टर कैसे है, ये जो है टॉल हो गया और एक कैसा आ गया, डॉर्फ हो गया। तो अगर आप जेनेटिक मेकअप के बेसिस पे देखोगे तो क्या यहाँ पे आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है, लेकिन अगर फिनोटिपिक देखोगे तो डायरेक्टली आपको जो अपीयरेंस है उसके बेसिस पर आपको सीक्वेंस लिखना है। नेक्स्ट देखिए, ये थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात। ये हमने किसकी बात करी, मोनोहाइब्रिड की। अब हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड हमने समझा दिया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। नेक्स्ट आप देखो होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक जैसे फीमेल्स में एक्स एक्स है तो ये कैसी है, होमोगेमेटिक। हेट्रोगेमेटिक जैसे कि मेल्स में एक्स है और वाई है तो मेल्स क्या है जिसको बोल सकते हो आप हेटेरोगेमेटिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है कि कुछ सडन चेंज आ जाना। म्यूटेशन का मतलब है बेसिकली सडन चेंज, यानी कि अगर हमारे जेनेटिक मेकअप में जीन्स में कोई सडन चेंज आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अब देखो हमारे बॉडी में हमारी बॉडी में जो हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं तो दो तरह के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमो क्या हो गया ये, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऐसा होता है तुम लोग के साथ भी, मेरे साथ अक्सर हो जाता है। चलो क्या देखो माइक भी गिर गया, मिनट। माइक ने कहा कि इतनी बार ऑटोसोमल ऑटोसोमल बोल दिया कि मैं जा रहा हूं, मैं बोर हो गया हूं। चलो, तो क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के। क्रोमोसोम जो है 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 कैसे होते हैं, ऑटोसोम, और 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। हमने बताया म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज। तो सडन चेंज जो ट्रांसफर होगा ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तभी होगा जब आपकी सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन आए। अगर ऑटोसोम में है तो जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाए, लेकिन जब आपके सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन आता है तो वो जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। वेरिएशंस क्या है, वेरिएशंस आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या शो करता है, वेरिएशन। कुछ कैरेक्टर्स मदर से आते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर से आते हैं, एक नया इंडिविजुअल बनता है जिसमें क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। ब्रदर और सिस्टर में क्या होता है, वेरिएशंस होता है। हमारे पेरेंट्स और हम में क्या है, वेरिएशंस है। नेक्स्ट आता है मेंडल एंड हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो पहले हमने मोनोहाइब्रिड यहाँ पर प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, तो मोनोहाइब्रिड को हम कर देंगे टिक मार्क कि हमें आता है। अब देखो चलो डाईहाइब्रिड क्या होता है। डाईहाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स ले लेते हैं हम, एक बार डाईहाइब्रिड भी समझा देते हैं। डाईहाइब्रिड में एक ले लो फ्लावर कलर, एक ले लो फ्लावर कलर, एक कैरेक्टर, और एक ले लो सीड कलर। एक क्या ले लो, सीड कलर। सीड कलर अभी हमने बताया था, पॉड कलर क्या था, ग्रीन डोमिनेंट। सीड कलर कौन सा डोमिनेंट होगा, येलो। देखो सीड कलर कौन सा डोमिनेंट होगा, उल्टा आ गया क्या, ये देखो सीड कलर कौन सा डोमिनेंट है, येलो, तो हम क्या लेंगे, येलो। अरे ठीक है, सीड कलर लेंगे और फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट था वो क्या था, पर्पल। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ऊपर लिख दे रही पर्पल। हमेशा अल्फाबेट सेम लेने की कोशिश करना जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। डोमिनेंट क्या है, पर्पल, और रेसेसिव क्या है, व्हाइट। तो यहाँ पे स्मॉल पी लिख दो। सीड कलर में जो आपका यहाँ पर डोमिनेंट है वो क्या है, येलो, और रेसेसिव क्या है, ग्रीन। तो ऐसे ले लिया। अब इसमें कौन सी जनरेशन बनाओगे, पहले F1 जनरेशन बनाओगे।
कौन सी जनरेशन बनाओगे इसमें, F1 जनरेशन बनाओगे। और F1 जनरेशन जब बनाओगे तो इसमें भी सब कैसा आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद F1 जनरेशन में क्या कर रहे हो, कौन सा पॉलिनेशन कर रहे हो, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो। कैसा पॉलिनेशन कर रहे हो, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो। वेयर एज जब आप F2 जनरेशन बनाओगे तो कैसा पॉलिनेशन करोगे, सेल्फ पॉलिनेशन करोगे। इसको बनाने का आप लोग एक बार ट्राई करना, समझ गए ना। डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ लेना, ऐसे P P Y Y इनटू P P Y Y। कैसे बनाओगे, इस P को इधर दिखोगे तो एक आपका बनेगा PY, इधर 4 PY कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 4। मैं करके एक बार दिखा दे रही हूं। इधर कितने बन जाएंगे, PY PY PY, और इधर क्या बन जाएगा, PY। नेक्स्ट देखो, इसको कहाँ हम लोग कंप्लीट करें, इधर लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब स्लाइड पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो। F2 अभी देखो हम लोग को स्लाइड का, चलो इधर देख लो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा है बट डाई हाइब्रिड के लिए देखो जगह दी होगी। हाँ चलो यहीं पे पढ़ते हैं। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ रहे हैं ना, तो डाई हाइब्रिड में हमने क्या बना लिया, एक ये PY, ये PY और ये PY और ये PY हमने बना लिया। दूसरा हमने क्या बनाया, PY 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 और इधर क्या बनाया, PY। अब इसमें F1 जनरेशन जब बनाओगे तो कैसा पॉलिनेशन कर रहे थे, क्रॉस। तो इसमें तुम ऐसे कट्टम कुट्टम बना लो, ज्यादा बनाओगे क्यों, क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ ये सेट क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे 4 ऐसे बना लो। यहाँ पे लिखो कैपिटल P कैपिटल Y कैपिटल P कैपिटल Y कैपिटल P कैपिटल Y कैपिटल P कैपिटल Y, स्मॉल p स्मॉल y स्मॉल p स्मॉल y स्मॉल p स्मॉल y स्मॉल p स्मॉल y। तो एक्सटेंड कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये ऐसे जब आप देखेंगे तो ये सारे कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा उनकी सारी तपस्या क्या हो गई, खराब हो गई। तो अब यहाँ पे कौन सी जनरेशन बनाएंगे, वो F2। अब देखो F2 जनरेशन में क्या होगा, F1 में कौन सा पॉलिनेशन करा, क्रॉस। F2 में कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। F2 में कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसके बेसिस पर होता है, जो यहाँ पर आता है, जैसे कि कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Y स्मॉल y। इसका मतलब है कि पर्पल और येलो कंडीशन आ रही है। कौन सी कंडीशन आ रही है, पर्पल, और कौन सी आ रही है, येलो। तो अब इसी में आप क्या करोगे, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसी में आपको क्या बनाने हैं, 4 सेट बनाने। एक बार इस P को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल P कैपिटल Y एक सेट बना, फिर इसी कैपिटल P को स्मॉल y के साथ कर लो, ठीक है। फिर स्मॉल p को कैपिटल Y के साथ लिख दो और स्मॉल p को क्या लिख दो, स्मॉल y के साथ लिख दो। ऐसे ही कॉम्बिनेशन इधर बनेगा। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका फिनोटिपिक जो रेशियो आता है वो क्या आता है, इसका फिनोटिपिक रेशियो आता है 9:3:3:1। फिनोटिपिक रेशियो कौन सा होता है, जो केवल फिजिकल अपीयरेंस से मतलब रखता है, इसको नहीं पता कि इसका नेचर कैसा है, इसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि मेंडल ने जो है 7 कैरेक्टर्स लिए जिसपे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, एक कैरेक्टर को लेके, डाईहाइब्रिड क्रॉस करा जिसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा तो उन्होंने F1 जनरेशन बनाई। F1 जनरेशन में जो सारे सीक्वेंस आए वो सेम आए, उसके लिए उन्होंने क्या करा, F2 जनरेशन बनाई। जब F2 जनरेशन बनाई तो उन्हें उन्हें लगा कि हाँ चलो कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हमारे आया, तो उनकी मेहनत खराब नहीं हुई। फिर उन्होंने आगे सोचा कि चलो डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, यानी कि अभी एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे, अब चलो 2 कैरेक्टर की बात करते हैं। जब उन्होंने 2 कैरेक्टर की बात करी तो उन्होंने ये कि देखा कि 2 कैरेक्टर में क्या हो रहा है, इसमें भी सेम चीज हो रही है। F1 जनरेशन में सब सेम आ रहा है और F2 जनरेशन में क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। उसमें F1 जनरेशन में क्या, उसमें F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो था वो 3:1 था, वेयरएज डाईहाइब्रिड में 9:3:1 है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये दूसरा मेथड है क्रिस क्रॉस वाला। ये आपका फिनोटिपिक रेशियो लिखा हुआ है, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो लिखा हुआ है। जो हमने मेथड बताया वो पनेट स्क्वायर वाला था, ये क्रिस क्रॉस वाला मेथड है। आप दोनों ही कर सकते हो एग्जाम्स में। नेक्स्ट ये एक टॉपिक था मेंडल्स क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जो मेंडल ने पी प्लांट लिया था ना, वो प्लांट जो है बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का मतलब है उसमें स्टिग्मा भी प्रेजेंट है और उसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है, जिसका मतलब है कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मेंडल को क्या चाहिए था, वेरिएशन चाहिए था, तो उन्होंने इसलिए क्रॉस ब्रीडिंग का मेथड अपनाया। कैसे, उन्होंने एंथर्स को हटा दिया। एंथर्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर्स को उन्होंने हटा दिया
और इस प्रोसेस को उन्होंने बोला इमैसिकुलेशन। क्यों हटाया एंथर को? एंथर को इसलिए हटाया ताकि पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे ना जा सके। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं जाएगा तो अपने मनपसंद का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर क्या कराएंगे? लैंड कराएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे रिजल्ट उनको मिलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज बेसिकली कॉल्ड एज इमैसिकुलेशन। नेक्स्ट देखिए, ये टेबल भी आपने कैरेक्टर का इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट गार्डन पी, यानी कि उन्होंने ये पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों करा? तो सबसे पहले तो ये था कि ये बायसेक्सुअल था, सेल्फ पॉलिनेशन था, इसमें कोई पॉलिनेशन का झंझट नहीं था, इसलिए इन्होंने पी प्लांट लिया। दूसरी चीज इसकी वैरायटी थी और ये जो है विजिबल था, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स थे वो इसमें विजिबल थे। एक बार रीड कर लेते हैं। पी प्लांट बेयर बायसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इसमें जो फ्लावर है वो कैसे है? बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल है तो पॉलिनेशन कैसा होगा? सेल्फ। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर जो है इसका क्रॉस पॉलिनेशन की प्रेफरेंस नहीं देता। क्यों? क्योंकि बायसेक्सुअल है तो जो पॉलन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा पर ही लैंड कर जाएगा, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बीइंग सेल्फ पॉलिनेटेड, पी प्लांट्स आर अवेलेबल इन होमोजाइगस फॉर्म, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसका मतलब ये किस कंडीशन में मिल रहा है? होमोजाइगस में मिल रहा है, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जो भी पी प्लांट पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो प्योर लाइन है। कैसा है? प्योर लाइन। अभी हमने प्योर ब्रीडिंग और प्योर लाइन पढ़ाया तो वही वाला प्योर लाइन की बात यहाँ पर करी जा रही है। नेक्स्ट है पी प्लांट्स आर एनुअल, therefore several generations could be studied within a short period, यानी कि several generations के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे थे पी प्लांट लेने के, इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे करा। मोनोहाइब्रिड क्लॉज आप समझ चुके हो, डाई हाइब्रिड भी समझ लिया हमने। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अब हमें मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में समझना है। मेंडल्स ने 3 लॉ दिए। पहला लॉ आप समझ चुके हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रिसेसिवनेस जिसको बोलेंगे। दूसरा है सेग्रीगेशन और तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो एक एक करके समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की जब बात आ रही है तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में कौन सी कंडीशन हमेशा शो होगी? टॉल। कौन सी कंडीशन शो होगी? टॉल। इसका मतलब है कि जो घर की बड़ी बहन है उसी की बात सुनी जा रही है, जिसका मतलब यहाँ पर कौन सा लॉ आ गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। कौन सा लॉ आ गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है कि डोमिनेंट बच्चा की बात सुनेंगे, रेसेसिव की बात नहीं सुनी जाएगी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन यानी कि जब भी कैरेक्टर्स जीन्स के फॉर्म में आते हैं, जब भी जीन्स आते हैं, एलील्स आते हैं, तो उनमें बीच में कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होता। तो कोई भी क्या नाम है? सेग्रीगेशन नहीं होता। गैमीट्स कैसी होती हैं? प्योर होती हैं। जैसे कि सपोज करो मेल गैमीट आई XX और फीमेल गैमीट आई XY, है ना। अब यहाँ पर चांसेस क्या है? चांसेस है कि अगर ऑफस्प्रिंग बनेगा तो चांसेस है कि X चला जाए और इधर से चांसेस है कि X चला जाए। तो यहाँ पर चांसेस क्या है? 50% चांसेस है कि X जाएगा, 50% चांसेस है कि Y जाएगा। तो इंडिपेंडेंट है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हो रहा है? क्या मिक्सिंग हो रही है? नहीं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी आप यही कह सकते हो कि जो गैमीट्स हैं या जो एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये जो ये टी है और ये टी है ये एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं है। यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट। जैसे कि सपोज करो इस टी और इस टी का मतलब है टॉल ही आएगा, यानी कि डोमिनेंट, यहाँ का लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा। और इस टी और इस टी से सपोज करो एक कलर बनता है, डोमिनेंट रेड आ रहा है, रेड ही आएगा। अगर ये टी और ये टी होगा तो कैसा आएगा? व्हाइट है तो व्हाइट ही आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि ये टी और ये टी पिंक हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। या तो रेड है या तो व्हाइट है। डोमिनेंट है तो रेड है और डोमिनेंट नहीं है तो व्हाइट है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यानी कि इससे और इसमें आपस में कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही मतलब था इनके 3 लॉ का। डोमिनेंस वाला आप समझ गए। सेग्रीगेशन यानी कि सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना बेसिकली। तो अलग होना 50% X पे डिपेंड करेगा, 50% Y पे डिपेंड करेगा कि कौन जाए। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बता दिया। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में आप समझ गए कि T और T तो कौन सा शो करेगा? डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को शो करेगा। डोमिनेंट वाला क्या होगा? यहाँ पर टॉल क्या होगा? विजिबल होगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे सेग्रीगेशन, यानी कि ये अगर यहाँ पर इसमें X और ये वाला एग्जांपल ले लो तो इसमें ये और ये आपस में डिपेंड एक दूसरे पे नहीं कर रहे। दोनों के चांसेस कैसे हैं? 50-50% है। कैसे चांसेस है? 50-50% यहाँ पर चांसेस है सेग्रीगेट होने के। नेक्स्ट अगर आप देखो कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पे मैंने एक छोटा सा वन शॉट है 4 से 5 मिनट का, वो आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ तो खैर हम कलर ब्लाइंडनेस की बात डिटेल में करने वाले हैं। देखिए जब हम कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये देखते हैं
कि कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिसऑर्डर है? कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब अच्छा, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर क्या होता है भाई, ये पता है किसी को? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब है ये सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। किस पर प्रेजेंट है? ये सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो जब ये सेक्स क्रोमोसोम पर, देखो गोचा गाची हो गई यहाँ पे, इसको हटा दो। जब ये सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम मेल्स में XX है, सॉरी फीमेल्स में XX है, और मेल्स में क्या है? XY। तो ये जो डिजीज का मतलब बेसिकली कह सकते हो कि डिजीज वाला जो फैक्टर है वो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। किस पे प्रेजेंट होता है? X क्रोमोसोम। मोस्टली जो डिजीज होते हैं ना वो X क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं, Y पर बहुत कम ही जो है डिजीज प्रेजेंट होते हैं। Y लिंक डिजीज बहुत कम होते हैं, मोस्टली X लिंक्ड होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जिसका जो क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा? ये X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगा। किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा? X क्रोमोसोम पे। कलर ब्लाइंडनेस का जो टॉपिक है इसी से सेम जो है हीमोफीलिया का टॉपिक है। तो कलर ब्लाइंडनेस आप अच्छे से समझ लोगे तो हीमोफीलिया वाला टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। एक चीज और मैं बताती हूँ पहले आपको कि कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है। कलर ब्लाइंडनेस में जो पर्सन है ना वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, यानी कि एप्पल और पत्ती उसको सेम लगेंगी। करेला जो है वो पत्ती एप्पल समझ के खा जाएगा, या एप्पल को जो है करेला समझ के खा जाएगा। उसको समझ नहीं आएगा कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारे रेड और ग्रीन कोन में बेसिकली आईज में डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से रेड और ग्रीन कलर में पर्सन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ये एक ऐसा डिजीज है जो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड का मतलब है हमारे सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सेक्स क्रोमोसोम के कौन से? X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो इसमें बात ये आती है कि ये 8% मेल में पाया जाता है और 0.4% ये फीमेल्स में पाया जाता है। 8% ये मेल्स में पाया जाता है, 0.4% ये किस में पाया जाता है? फीमेल्स में। ऐसा क्यों? 8 मेल्स में ज्यादा क्यों पाया जाता है? अभी आपने डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात पढ़ी, डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात पढ़ी ना अभी आपने। तो यहाँ पर फीमेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? X के 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब फीमेल्स के 2 क्रोमोसोम होंगे X और X, तो यहाँ पर दोनों को बेटा डिजीज होना चाहिए ना, दोनों X क्रोमोसोम पर डिजीज प्रेजेंट होना चाहिए तभी खुद को शो कर पाएगा। अगर एक पर होगा तो क्या कैरेक्टर शो करेगा? नहीं। तो इसलिए फीमेल्स होमोजाइगस होती हैं, इसीलिए होमोगेमेटिक होती हैं, इसीलिए फीमेल्स में दोनों X क्रोमोसोम को अफेक्ट होना पड़ेगा। वेराज मेल्स के केस में केवल एक X क्रोमोसोम भी अगर अफेक्टेड है ना तो ये यहाँ पे डोमिनेट कर देगा Y वाले को, Y को क्या कर देगा? डोमिनेट कर देगा। तो इसलिए मेल्स में ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलता है और फीमेल्स में ये डिजीज कम देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल्स में दोनों X क्रोमोसोम को अफेक्ट होना पड़ता है और मेल्स में अगर एक X क्रोमोसोम भी अफेक्टेड है तो इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ केस आते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला जाता है क्रिस क्रॉस मेथड होता है। यहाँ पर क्रिस क्रॉस क्यों होता है कि पेरेंट्स से जो भी मतलब बीमारी है वो डॉटर में जाएगी, पेरेंट्स से ही डॉटर में जाएगी, फादर से ही डॉटर में जाएगी और मदर से ही सन में जाएगी। इसको एग्जांपल तुम कैसे कह सकते हो? देखो अब एक बार हम डॉटर का फॉर्मेशन डॉटर बना के देखते हैं, एक बार सन बना के देखते हैं। जब हम यहाँ पे डॉटर का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ लिख दे रही हूं मैं बगल में डॉटर, ठीक है, केस 1 ले रहे हैं जिसमें ऑफस्प्रिंग के केस एज ऑफस्प्रिंग डॉटर बनी, ठीक। तो एक हमने X लिया, सपोज करो ये X लिंक कलर ब्लाइंडनेस वाला है और इधर से भी X आया, तो क्या ये जो बच्ची या जो ऑफस्प्रिंग है, क्या ये जो डॉटर है इनकी, क्या ये कलर ब्लाइंड हो गई? नहीं, कलर ब्लाइंड नहीं है। क्यों? कलर ब्लाइंड तो तभी होगी ना जब दोनों X अफेक्टेड होंगे। कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन ये इस बीमारी की कैरियर जरूर हो गई है। क्या हो गई है? कैरियर। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर जब हम सन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सन। तो सन के केस में मदर से आया X क्रोमोसोम, ठीक है, और फादर से आया कैसा क्रोमोसोम? Y क्रोमोसोम। तो क्या फादर रिस्पॉन्सिबल है बेटे के कलर ब्लाइंडनेस में? फादर है? नहीं, क्योंकि फादर तो X दे ही नहीं सकता। फादर क्या देगा? फादर Y देगा। फादर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फादर केवल और केवल डॉटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? सपोज करो एक आया यहाँ से कलर ब्लाइंड मदर से, अगर फादर भी कलर ब्लाइंड होता तो ये बच्ची कैसी हो जाती? कलर ब्लाइंड हो जाती। तो बेसिकली कहा जाता है कि फादर से कैरेक्टर्स डॉटर में जाते हैं और मदर से जो कैरेक्टर्स हैं ये किस में जा रहे हैं? सन में। इसीलिए कहा जाता है ना अक्सर कि बेटियां पापा को पढ़ी हैं और बेटे मम्मी को पढ़े हैं। तो ये साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि क्रिस क्रॉस मेथड चलता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस था। कलर ब्लाइंडनेस का एक बार आप वो वाला लेक्चर देख ले, वो वाला वीडियो है, छोटा सा, मुश्किल से शायद 6 से 7 मिनट का है। आप उसको देखोगे तो उसमें कई केसेस भी हैं, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में बेसिकली हीमोफीलिया भी एक ऐसा ही डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस से अलग है। इसमें जो है क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, क्लॉटिंग फैक्टर में अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से अगर आपको एक सिंगल कट भी लग जाएगा तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ये हीमोफीलिया है। इसमें भी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है हीमोफीलिया का? तो ये सेम कलर ब्लाइंडनेस की तरफ होता है, ये भी X लिंक डिसऑर्डर है,
ठीक है, रेसेसिव है लेकिन दोनों, डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड का मतलब है अभी तक जो डिजीज पढ़ रहे थे वो किस पे प्रेजेंट था, एक्स पर प्रेजेंट था, अब जो डिजीज पढ़ेंगे वो किस पे प्रेजेंट होगा, वाई पे। तो बेसिकली जो मेल्स होते हैं ना उनमें वाई मतलब वाई पे क्या नाम है प्रेजेंट होगा अगर क्रोमोसोम, तो मेल्स अफेक्टेड होंगे। और इसमें बेसिकली वेब्ड टोज देखने को मिलता है। वेब्ड टोज का मतलब है कि जैसे आप देखोगे ना तो जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो ऐसे चिपकी हुई होती हैं, तो ऐसा डिजीज देखने को इसमें मिलता है, वेप्टोज। बाइलिंग डिजीज बेसिकली आपके सिलेबस में बहुत ही कम है, और जो मेन आपको पढ़ना है वो एक्स लिंक पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमने आज क्या क्या कवर करा, हम लोग एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं क्विक। ओके, सबसे पहले हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स क्या है, बेसिकली इनहेरिटेंस की स्टडी। इनहेरिटेंस क्या है, जब कैरेक्टर्स एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े, ट्रेट यानी कि कैरेक्टर, जीन यानी कि सीक्वेंस है, हाइब्रिड यानी कि दो अलग लोगों की मिक्सिंग करा रहे हैं तो उससे क्या बन रहा है, हाइब्रिड। डोमिनेंट जो खुद को शो करे, रेसेसिव जो खुद को शो नहीं करे। नेक्स्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव मुझे बताओ। फिनोटाइप, मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं। एलील यानी कि टी और टी अगर प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे में आपस के भाई भाई नहीं है, एक दूसरे के क्या है, एलील है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है होमोजाइगस, सेम, हेटेरोजाइगस अलग। और आगे देखोगे हेमीजाइगस क्या है, जैसे कि मेल्स में हो गया तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, यानी कि एक ही कॉपी प्रेजेंट है तो ये हेमीजाइगस कंडीशन है। मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर को लेके चलोगे, डाईहाइब्रिड दो कैरेक्टर को लेके चलोगे। फिर होमोगेमेटिक सेम, हेटेरोगेमेटिक अलग। म्यूटेशन सडन चेंज, वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज वेरिएशन, हम एकदम कार्बन कॉपी थोड़ी है अपने पेरेंट्स की। डाईहाइब्रिड की थोड़ी सी बात यहाँ पे कर दी, इसका अलग से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेंडल जी की बात करी, ग्रिगोर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा, इसी से मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड कई कह सकते हो कि अब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का नाम हमें पता चला कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। फादर ऑफ जेनेटिक्स है ये। नेक्स्ट देखोगे तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद ये इमैसिकुलेट क्रॉस ब्रीडिंग कराने के लिए इन्होंने एंथर ही हटा दिया। कहा एंथर ना एंथर रहेगा ना सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो जब एंथर हटा दिया गया तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैसिकुलेशन। इसको क्या बोला गया इन्होंने, इमैसिकुलेशन बोला, यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज इमैसिकुलेशन। साथ यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर्स की बात करी, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर। डोमिनेंट क्या है, टॉल, डॉर्फ, एक्सियल, टर्मिनल, पर्पल, व्हाइट, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड, ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन। यानी कि ट्रेट एक है, उसके एक्सप्रेशंस कितने हैं, दो। कैसे समझ पा रहे हो ट्रेट और एक्सप्रेशन मेरे बोलते ही, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही डिफिकल्ट वर्ड सबसे पहले ही समझ लिए हैं। नेक्स्ट है कि पी प्लांट को इन्होंने क्यों चुना, तारीफ करी है थोड़ी सी पी प्लांट की, बता दिया है आपको हमने। लॉस के बारे में बात आती है, तीन लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन माने अलग होना, इंडिपेंडेंट माने आजाद है एक दूसरे से, 50% 50-50 का मामला है। नेक्स्ट देखो, ये लॉ की यहाँ पे बात की गई है। हीमोफाइलिया क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कैसे है, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जिसके बारे में क्या है, एक्सेस क्रोमोसोम। इसमें एक चीज मैं और एक बार आपको बता देती हूँ, हीमोफिलिया है लेकिन ये दोनों के लिए सेमी कंडीशन है। सपोज करो केस 1 यहाँ पर ले लो, केस 1 यहाँ पर आपने एक केस लिया मदर का और इधर आपने क्या लिया, फादर, ठीक है। तो मदर जो है ये कैसी है, कैरियर है, कैसी है, कैरियर, यानी कि ये इनका खुद का विजन सही है लेकिन ये बीमारी की कैरियर है। और फादर क्या है, नॉर्मल। एक कंडीशन क्या लिया, मदर को कैरियर ले लो, फादर को नॉर्मल ले लो। एक बार बनाओ डॉटर और एक बार बनाना सन। जब डॉटर बनाओगे तो 50% चांसेस है कि ये वाला एक्स क्रोमोसोम आ जाए बीमारी वाला, और 50% चांसेस है ये आ जाए, तो हम नॉर्मल क्रोमोसोम लेंगे, ठीक है। और इधर भी क्या लेंगे, नॉर्मल क्रोमोसोम लेंगे। तो ये जो डॉटर है, डी से समझ जाना डॉटर है, डॉटर कैसी हो गई, नॉर्मल, डॉटर कैसी हो गई, नॉर्मल। लेकिन एक केस और आया कि हमने बीमारी वाला एक्स क्रोमोसोम लिया अफेक्टेड, और इधर हमने कौन सा लिया, नॉर्मल। तो अब जो डॉटर थी वो कैसी हो गई, कैरियर, डॉटर कैसी हो गई, कैरियर। और केवल डॉटर ही कैरियर हो सकती है, सन कैरियर नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, एक एक्स से उनका काम चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर सिमिलर अगर हम सन बनाए तो यहाँ पर अफेक्टेड और ये इधर, तो सन कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड। क्या ये कैरियर हुआ, नहीं, ये हो गया कलर ब्लाइंड। और अगर हमने नॉर्मल ले लिया और ये ले लिया तो ये कैसा हो गया, 50% चांस है कि ये नॉर्मल। तो यहाँ पे 50% चांस है कि बेटी कैरियर होगी, 50% चांस है बेटी नॉर्मल होगी। 50% चांस है कि सन कैसा होगा, कलर ब्लाइंड, 50% चांस है कि सन कैसा होगा, नॉर्मल। अब एक कंडीशन और देख लो यहाँ पे कि मदर को फिर कैरियर ले लो और अब की बार फादर को भी कलर ब्लाइंड ले लो, फादर को भी क्या ले लो, कलर ब्लाइंड ले लो।
इस कंडीशन में जब देखोगे तो एक कंडीशन बनेगी कि नॉर्मल एक्स आए और एक कंडीशन बनेगी कि अफेक्टेड आए। तो इस केस में भी जो डॉटर है वो क्या हो गई, कैरियर हो गई। ठीक, एक कंडीशन आएगी कि इधर से अफेक्टेड एक्स आए और इधर से क्या है, इसमें भी क्या हो जाएगा, हाँ एक कंडीशन होगी कि इधर से भी अफेक्टेड है और इधर से भी अफेक्टेड है। तो जो बेटी होगी ये कलर ब्लाइंड होगी। तो बेटियां कलर ब्लाइंड यानी कि डॉटर कलर ब्लाइंड कब हो सकती हैं, जब फादर कलर ब्लाइंड हो। तो इससे ये प्रूव हो रहा है ना कि डॉटर तभी कलर ब्लाइंड होगी जब फादर कलर ब्लाइंड है। सन बनाने का केस देखोगे तो इधर से एक एक्स लिया और इधर से वाई लिया, तो सन ये कैसा है, नॉर्मल है। और अगर इधर से आपने अफेक्टेड ले लिया और इधर से क्या आया वाई, तो अब सन कैसा है, कलर ब्लाइंड। तो सन का जो कलर ब्लाइंडनेस है ना बेसिकली वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो मदर पर डिपेंड कर रहा है, वो फादर पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि फादर तो एक्स देगा ही नहीं और ये डिजीज एक्स क्रोमोसोम पर है। लेकिन जो डॉटर्स उनका जो ये डिजीज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो फादर पर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ से ये बताना चाह रहे थे कि ये जो मेथड है कैसा मेथड है, ये क्रिस क्रॉस मेथड है। क्रिस क्रॉस कैसे, मदर में क्या आया, मदर से क्या लिया, एक्स क्रोमोसोम, एक बार मदर क्या हुई, कैरियर है, फादर कैसा है, नॉर्मल है। जब मदर कैरियर है, फादर नॉर्मल है, तो जो डॉटर है 50% चांस है कि डॉटर नॉर्मल होगी, 50% चांस है कि डॉटर कैसी हो जाएंगी, कैरियर। इधर आओगे, इधर देखोगे कि जो सन है वो कलर ब्लाइंड है, 50% चांस है कि ये कलर ब्लाइंड होंगे, 50% चांस है ये कैसे होंगे, नॉर्मल। एक और जब हमने केस 2 लिया, यहाँ पे केस 2 लिख लेना, जब हमने केस 2 लिया तो हमने ये देखा कि जो मदर है वो कैरियर है, मदर कैसी है, कैरियर, फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड। तो जब मदर कैरियर है, फादर कलर ब्लाइंड है, तो 50% चांस है कि जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड होगी और 50% चांस है कि डॉटर कैसी होगी, कैरियर। यहाँ पर डॉटर नॉर्मल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि फादर भी कलर ब्लाइंड है और मदर भी जो है कैरियर है। तो डॉटर कैसी हो जाएगी, अगर मान लो इधर से नॉर्मल एक्स चला गया तो उधर से जो है अफेक्टेड आ जाएगा, तो डॉटर कैरियर होगी होगी, नॉर्मल हो ही नहीं सकती। और अगर सन बनेगा तो क्या होगा, सन 50% चांस है कि नॉर्मल हो सकता है, 50% चांस है कि जो सन है वो कैसा हो सकता है, कलर ब्लाइंड। तो यहां से ये जो आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है ना कलर ब्लाइंडनेस के लिए, यही सेम तरीके से हीमोफीलिया में भी होता है। उसमें भी जो ये वो हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर ही डिजीज प्रेजेंट होता है। तो जैसा ट्रांसफर इसमें हो रहा है सीक्वेंस, वही सेम ट्रांसफर का सीक्वेंस इसमें भी है। तो यहाँ से ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं इसको, ब्लीडर्स डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ब्लड एक बार हाथ में कट लगा ना तो खून नहीं रुकेगा, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है हमारा बॉडी में ब्लड का, बेसिकली वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लॉटिंग फैक्टर पता होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज प्रेजेंट विच बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज आपको होती है। और वाई लिंक डिसीज के बारे में हमें थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि हाँ वाई पे जो है बेप्टोज और कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं। तो ये जो जेनेटिक्स था आपका बेसिकली ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप इस टॉपिक को क्या कर सकते हो, यहाँ से पीडीएफ इसका आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, और इसको आप पूरा अगर रिवाइज कर लोगे विथ नोट्स, आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके क्लियर कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।